हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में आपका जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व नामक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 आपका जो दिया गया था, उसको पूरी तरीके से एंड कर दिया था। वहां पर मैंने आपको डी ब्लॉक के विषय में, एफ ब्लॉक के विषय में पूरी जानकारी, जितनी भी बातें बतानी थी, उन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो अगर उस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है या उस वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज को आप देख लीजिएगा, उस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। उसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक। इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजन यौगिक इसका नाम है। तो यहां पर देखिएगा कि ये उपसह संयोजन यौगिक है ना, चैप्टर नंबर जो 5 आपका उपसह संयोजन यौगिक है। तो सबसे पहले वर्ड आता है कि ये उपसह संयोजन यौगिक होते क्या हैं, है ना। सबसे पहले आपको इन यौगिकों की परिभाषा या इनके बारे में सामान्य जानकारी, आखिर ये होते कौन से यौगिक हैं, क्या होता है इनमें, तो उसी का डिस्कशन आज आपसे हमें करना है। तो यहां पर देखिएगा उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको मैं आपको पढ़ करके समझाता हूं। तो चलिए देखिएगा यहां पर क्या लिखा है कि वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर, लिखा हुआ है कि ऐसे यौगिक, यानी उपसह संयोजन भी क्या एक प्रकार के कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, है ना। तो वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर, यानी पानी में घोलने पर या कोई और सॉल्वेंट ले लें, कोई और विलायक ले लें, है ना, तो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। अपने अवयवी आयन का मतलब क्या है, अवयव का मतलब क्या होता है, अवयव का मतलब होता है कि कोई वस्तु जिन चीजों से मिलकर के बनी हो, है ना, उसे हम उसके अवयव कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का निर्माण क्या है, हमारे शरीर का निर्माण हड्डियों से मिलकर के हुआ है ना। तो हमारे शरीर के अवयव क्या हैं, विभिन्न प्रकार की हड्डियां, है ना। तो इनका निर्माण क्या है कि उनके अवयवी तत्वों से होता है ना। तो यहां पर देखिएगा अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते, यानी अपने अवयवी आयनों में टूटते नहीं हैं, है ना, ये वियोजित नहीं होते हैं आयनों में। उसके बाद देखिएगा तथा इनके गुण अपने अवयवी आयनों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके अवयवी आयनों से अलग होती हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, कॉमा लगा हुआ है, उपसह संयोजक यौगिक। तो उपसह संयोजक या उपसह संयोजन, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं या उपसह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। संयोजन या संयोजक दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, है ना, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक। तो उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। देखिए इनका एक नाम और है संकुल यौगिक, है ना, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं, है ना। कहीं कहीं पर देखेंगे तो जटिल यौगिक भी इनके बारे में लिखा होता है, या कभी कभी इनको संकर यौगिक भी कह देते हैं, है ना, क्योंकि ये एक प्रकार के सॉल्ट होते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं ये एक प्रकार के लवण होते हैं। लवण के एग्जांपल हैं, कौन सा सॉल्ट है इनमें, तो इनमें है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये हाइब्रिड सॉल्ट, है ना, इनको हम हाइब्रिड सॉल्ट कहते हैं, संकर लवण। क्लास 10th में जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ाया था, लवण के प्रकार, तो वहां पर मैंने एक आपको सॉल्ट का टाइप पढ़ाया था, संकर लवण। तो जितने भी आपके उपसह संयोजन यौगिक होते हैं वो आपके हाइब्रिड सॉल्ट होते हैं, संकर लवण होते हैं, है ना। तो ये प्रकार का सॉल्ट है उपसह संयोजक यौगिक, है ना। तो संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। इनके दोनों नाम आप याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको संकुल यौगिक के नाम से मिल जाएगा, कहीं कहीं पर इनका नाम उपसह संयोजन यौगिक मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, दोनों नाम सेम है, इन्हीं के हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए यहां पर लिखा है K4FeCN6, यानी यहां पर क्या लिखा है, K4FeCN6। मुझे तो इसका नाम पता है, आपको भी इसका नाम याद कर लेना है, एक एग्जांपल के लिए याद कर लेना है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम है, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कैसे नाम लिखा जाएगा उसके बाद में बात करूंगा आपसे। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, यानी इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है वो कभी भी नहीं टूटता है, वो कभी भी अलग नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट हमेशा रहता है,
उसी के अंदर, वो कभी भी आयनित नहीं होता, कभी भी टूटता नहीं है। तो वही इनकी परिभाषा दी गई थी कि अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, यानी ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटेंगे। अब इसमें अवयवी आयन कौन कौन से होंगे, अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसमें देखिए इस कंपाउंड में अवयवी आयन कौन कौन से हैं, तो इसमें अवयवी आयन आपका लोहा है Fe है, और यहां पर साइनाइड है Cn है ना। तो Fe है और Cn है, तो Fe और Cn यानी आयरन और साइनाइड Cn, Fe और Cn, Fe और Cn से मिलकर के पोटेशियम फेरोसाइनाइड का निर्माण हुआ है। अब देखिए पोटेशियम तो मान लीजिए बाहर है, Fe जो है आपका वो तो बाहर लिखा हुआ है कि नहीं, तो पोटेशियम बाहर है, पोटेशियम तो टूट करके अलग हो जाएगा, लेकिन जितना पार्ट ब्रैकेट के अंदर है वो कभी भी नहीं टूटेगा, है ना। तो यही परिभाषा दी गई थी कि ये अपने अवयवी तत्वों में, जैसे इसके अवयव कौन से हैं, इसका अवयव आयरन है लोहा, और दूसरा अवयव क्या है आपका साइनाइड, ये दोनों इसके क्या है अवयवी तत्व हैं, इनसे मिलकर के इस कंपाउंड का निर्माण हुआ है। तो इसमें ये कभी नहीं टूटेगा। देखिए इसके पानी, एरो के ऊपर क्या लिखा वाटर, एरो के ऊपर वाटर का मतलब इसको लेकर के पानी में डाल दिया, और पानी में जब डाल दिया तो देखिए टूटा कैसे, 4K प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भाग रहेगा वो हमेशा आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा, और जितना ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा उतना ही ब्रैकेट के ऊपर माइनस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पोटेशियम की संख्या यहाँ कितनी है, 4 है, तो एक पोटेशियम पर 1 प्लस लगता है, तो 4 पोटेशियम पर 4 प्लस होगा। तो देखिए 4 और ऊपर लगा हुआ है प्लस, इसका मतलब 4 पोटेशियम है, चारों पर 1 प्लस है, तो 4 प्लस हो गया, कंपाउंड पर क्या आया है 4 माइनस। तो अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर इतना पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट नहीं टूटा ना, मैंने आपसे यही कहा था कि अपने आयनों में नहीं टूटता है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कभी भी नहीं टूटेगा, है ना। तो ये हो जाती है डिफिनेशन उपसह संयोजन यौगिकों की, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक ही एग्जांपल नहीं, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, है ना। सारे एग्जांपल यहां पर लिख दूं आपको, लेकिन आपको याद क्या रखना, समझने के लिए केवल आपको एक एग्जांपल ही काफी है कि नहीं। तो आप इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी और जो बातें हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन करना है एक मेन पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर को समझने के लिए। इस कंपाउंड के अंदर यानी उपसह संयोजन यौगिकों के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वो सारी बातें आपकी सामान्य जानकारी में, और अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ये इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आपके उपसह संयोजन यौगिक लिखे हैं, एक इधर लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है ना। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको लिखा था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपके 2 लिखे हुए हैं उपसह संयोजन यौगिक, इनमें कौन कौन से भाग होते हैं और क्या कहलाते हैं, उनका क्या नाम है, इनके अंदर क्या क्या आपको मिलता है देखने को। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर इतना पार्ट है, ये इसके बाहर देखिए क्या लिखा है K4, यानी बाहर क्या है आपका पोटेशियम है, तो बाहर क्या है आपका पोटेशियम है K4। तो ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आयनिक मंडल, है ना, आयनिक स्फीयर, इंग्लिश में कहते हैं आयनिक स्फीयर, हिंदी में कहते हैं आयनिक मंडल। तो देखिए इस ब्रैकेट के बाहर, है ना, इस तरफ जो भी भाग लिखा होगा वो आयनिक मंडल कहलाएगा, या फिर यहां पर देखिए इसके बाहर इस ब्रैकेट के इधर, है ना, ये क्या कहलाएगा आपका आयनिक मंडल कहलाता है। यानी बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जितना भी आपका लिखा होगा वो सब किसमें आएगा, आयनिक मंडल में, है ना। अंतर क्या है, अगर ब्रैकेट से पहले लिखा है तो वो हमेशा प्लस वाला भाग होगा, यानी अगर कोई प्लस चार्ज वाला आयन है तो वो हमेशा ब्रैकेट के पहले लिखा होगा, अगर कोई माइनस चार्ज वाला आयन है तो वो हमेशा ब्रैकेट के बाद में लिखा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ब्रैकेट के अगर पहले लिखा है कोई आयन तो वो हमेशा पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन हमेशा ब्रैकेट के पहले लिखा होता है। निगेटिव वाला जिस पर ऋणात्मक चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है, वो हमेशा ब्रैकेट के बाद लिखा जाता है ना। अभी ये ब्रैकेट के बाद की बात चल रही, बाहर की बात चल रही है ना। तो ये दोनों बाहर के जो आयन हैं, है ना, ब्रैकेट के बाहर का भाग, तो ब्रैकेट के जो बाहर का भाग है वो कहलाएगा आयनिक मंडल, है ना। तो देखिए यहां से ये देखिए मैंने दिखाया है, यहां से यहां तक देखिए क्या है, आयनिक मंडल है, यानी इधर से ये वाली लाइन और इधर से ये वाली लाइन, यानी ये 2 आयन आपके क्या है जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं। तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं वो कहलाते हैं आयनिक मंडल, है ना। यानी ये दोनों आयन कहां उपस्थित हैं, तो ये दोनों आयन आपके आयनिक मंडल में उपस्थित हैं,
ठीक, तो ब्रैकेट के बाहर का भाग आयनिक मंडल कहलाता है। यहां पर आयनिक मंडल में कौन कौन है, तो एक साइड में आपका पोटेशियम है और दूसरी साइड में आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक, तो दो आयन यहां पर आपके आयनिक मंडल में है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, अब ये जो बड़ा ब्रैकेट वाला है, अब देखिए जो बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यानी ये वाला ब्रैकेट आप जो देख पा रहे होंगे, ये वाला इस तरीके से जो ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट के अंदर का पार्ट, यानी बड़े वाले ब्रैकेट के जो इस तरीके से लगा है, इसके अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट देखिए यहां से, ये देखिए यहां से लाइन बनी हुई है ये, और यहां से आपके ये, यानी इसके ब्रैकेट के अंदर का पार्ट और इसके ब्रैकेट के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं समन्वय मंडल, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समन्वय मंडल, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समन्वय मंडल कहलाता है। इसलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ समन्वय मंडल, यानी इन दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो भाग, यानी ये यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, इस ब्रैकेट के अंदर का जो भाग है वो कहलाता है समन्वय मंडल, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो चाहे कंपाउंड एक हो या दो हो, जैसे मान लिया कि यहां पर है, जैसे ये आपका लिखा है FeCN6, ये तो इस ब्रैकेट के अंदर का भाग यहां से यहां तक की भाग, यानी ये वाला इतना भाग, यानी ब्रैकेट के अंदर का जो भाग लिखा होगा इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, है ना, जो भाग लिखा होगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ब्रैकेट के लेकर के ब्रैकेट के अंदर का जो भाग होगा उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन है, तो यहाँ पर आयरन है यानी लोहा है, यहाँ साइनाइड है ना, और यहाँ पर 6 लगा हुआ है, तो ये सब किसमें आ रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ रहे हैं, यानी ये आपके समन्वय मंडल में आ रहे हैं। इधर कोबाल्ट है, अमोनिया है, और ये 6 जो लिखा हुआ है ना, ये सब किसमें आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं आपके समन्वय मंडल में। ठीक, ये बात हो गई। तो वही आपको दिखाया गया कि यहां से यहां तक क्या है, समन्वय मंडल है। अब उसके बाद जब आप समन्वय मंडल के अंदर जाएंगे तब आपको कौन कौन मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगी केंद्रीय धातु, है ना, सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आयरन लोहा Fe है, और यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट है ना। मैंने आपको डी और ब्लॉक में बहुत पढ़ाया है, लोहा कोबाल्ट निकल का परजिंग, ये सब धातुएं किसकी होती हैं, डी ब्लॉक की, है ना। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि संयोजन यौगिकों में या संकुल यौगिकों में जो आपको धातु मिलती है केंद्रीय धातु, वो हमेशा डी ब्लॉक की ही होगी। उसका रीजन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो हमेशा आपको संयोजन यौगिकों में कौन प्लस कौन से ब्लॉक की धातु मिलेगी, हमेशा डी ब्लॉक की धातु मिलेगी, ये याद कर लीजिए, है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जैसे आप इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु मिलेगी। यहां पर केंद्रीय धातु कौन कौन सी है, तो यहां पर देखिए लोहा Fe है, यानी आयरन क्या है, केंद्रीय धातु है। यहाँ पर आपका कोबाल्ट CO क्या है, केंद्रीय धातु है। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु मिलेगी, यहाँ पर लोहा है और यहाँ पर कोबाल्ट है, तो दोनों का देखिए इंडिकेशन लगा करके दिखाया गया, ये दोनों क्या है, आपकी केंद्रीय धातुएं हैं। तो ये और ये आपकी क्या है, केंद्रीय धातुएं हैं। तो सबसे पहले हमें केंद्रीय धातु ब्रैकेट के अंदर मिलेगी। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु के बाद कौन होगा, उसके बाद जो उपस्थित होगा वो आपका लिगेंड होगा। अब लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो यहां पर देखिए आयरन के बाद Cn है, साइनाइड ब्रैकेट के अंदर लिखा, छोटे ब्रैकेट के अंदर Cn लिखा है, छोटे ब्रैकेट के अंदर NH3 लिखा है। तो छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर, या हो सकता है कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट के अंदर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ, तो इसके अंदर NH3 है और यहाँ पर आपका क्या है, साइनाइड है Cn। तो ये दोनों क्या होंगे, तो केंद्रीय धातु को छोड़कर जितने भी लिखे होंगे उसके अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके लिगेंड होते हैं। अब ये लिगेंड क्या होता है, इसका डिस्कशन आपसे डिटेल में जब अभी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो करेंगे, वहां पर बताएंगे आपको लिगेंड क्या होता है ना। लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, है ना। परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक, डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पर साइनाइड और NH3 ये दोनों क्या है, आपके लिगेंड है ना। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेशन दिखा करके लिखा गया है कि ये इधर से और ये यहाँ से, इंडिकेशन दोनों दिखा रहा है कि ये दोनों क्या है, लिगेंड है ना। अब लिगेंड की संख्या, तो लिगेंड की संख्या देखिए यहाँ पर लिखी, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6, इसके भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6, है ना। तो ये है लिगेंड की संख्या, यानी यहाँ पर साइनाइड की संख्या कितनी है, 6, यहाँ पर अमोनिया की संख्या कितनी है, 6। तो दोनों लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। और इसी लिगेंड की संख्या को हम क्या नाम देते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया ऊपर की ओर, तो ये जो 6 लिखा है और ये जो 6 लिखा है, इस संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या, या इसी का दूसरा नाम है उपसह संयोजन संख्या। ये आपके एग्जाम में निकालने के लिए आ जाता है,
है ना। तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इस संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखिएगा कि ये समन्वय संख्या कब होती है, जब आपका एक दंती लिगेंड होता है। अभी लिगेंड के टाइप वगैरह जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये है आपकी समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या, है ना। ये संख्या देख करके हम बताते हैं कि किसी लिगेंड में कितनी उप सह संयोजन संख्या है या समन्वय संख्या है। लेकिन वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, लिगेंड भी कई प्रकार का होता है, तो जब लिगेंड बदलता रहता है तो समन्वय संख्या भी क्या है, चेंज होती रहती है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि एक जर्नल जो आपको उपसह संयोजन यौगिकों में देखने को मिलेगा, जो जो चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के बाहर का जो भाग होगा वो आयनिक मंडल कहलाएगा, है ना। तो ब्रैकेट के बाहर का जो भाग है वो आयनिक मंडल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर पोटेशियम, ये दोनों किसमें है, आयनिक मंडल में है। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर का भाग क्या कहलाएगा, समन्वय मंडल, है ना। तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर का भाग कहलाता है समन्वय मंडल, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही समन्वय मंडल में जाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, केंद्रीय धातु मिलेगी। तो यहाँ पर आयरन लोहा और यहाँ पर कोबाल्ट आपके क्या है, केंद्रीय धातुएं हैं, दोनों लिखी हुई। देखिए यहाँ आयरन है, यहाँ कोबाल्ट, ये दोनों क्या है, केंद्रीय धातुएं हैं। केंद्रीय धातु को छोड़कर जितने भी उसके अंदर होंगे सब क्या होंगे, लिगेंड होंगे, है ना। तो यहाँ पर साइनाइड और यहाँ पर NH3 ये दोनों क्या है, आपके लिगेंड है, इसके अंदर लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका साइनाइड है, यहाँ पर आपका जो अमोनिया है, ये दोनों क्या है, कोई लिगेंड है। उसके बाद इनके ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये संख्या आपकी क्या होती है, तो ये होती है आपकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल जानकारी है इनके विषय में आपको होनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी अगली जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो उपसह संयोजन यौगिक हैं इनका निर्माण डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों करते हैं, यानी उपसह संयोजन यौगिकों के अंदर आपको डी ब्लॉक का तत्व ही क्यों देखने को मिलता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो देखिए डी ब्लॉक के तत्वों का निर्माण, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण इसलिए करते हैं। सबसे बड़ा रीजन जानते क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, यानी खाली डी कक्षक। डी ब्लॉक के तत्वों के पास जो डी कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, अधिकांशतः उनमें खाली रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं अपने सामने उपस्थित अक्रिय गैसों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जनरल एग्जांपल लिखा है कि K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो देखिए यहाँ पर कौन आया, तो यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व है लोहा, आयरन, ये Fe है। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है। और अब ये 26 है तो ये क्या करना चाहता है, जो लोहा है, जो आयरन है, इसके पास डी कक्षक खाली है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बिल्कुल आराम से रहना चाहते हैं। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि अपने डी कक्षक, जो खाली डी कक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं लिगेंड को। और लिगेंड क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो मुद्दान कर देता है। देखिए यहाँ पर शब्द आया था लिगेंड, है ना, लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है, तो वह परमाणु, अणु या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर देता है, लिगेंड कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो जो आयरन होता है, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, 26। और ये अपने सामने उपस्थित जो अक्रिय गैस, जैसे लोहा है, आयरन, तो जो आयरन स्कैंडियम टाइटेनियम वाली सीरीज है, 3D सीरीज की जो पहली सीरीज होती है, उसमें आपके जो एलिमेंट आते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इन सबके सामने एक अक्रिय धातु कौन सी आती है, 36 नंबर वाली क्रिप्टॉन। तो ये सब डी ब्लॉक के तत्व अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं, इसके लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इसकी वजह से ये उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी ये 26 से 36 तक पहुंचने के लिए, है ना, 26 से 36 तक पहुंचने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो क्या करेगा आयरन, तो लोहा जो है अपने खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, लिगेंड से। लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, यानी वह परमाणु और या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दान करता है, देता है, तो वो कहलाता है आपका लिगेंड। अभी आगे लिगेंड पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो लिगेंड के पास लोन पेयर, एक लिगेंड कम से कम एक लोन पेयर जरूर डोनेट कर सकता है।
है ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर सकता है। तो 36 से 36 तक पहुंचने के लिए इसको 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये साइनाइड के 5 आयन से कंबाइंड हो जाएगा और कंपाउंड बना देता है। या जहां पर ये आयनिक रूप में होगा वहां पर 6 लिगेंड के साथ कंबाइंड हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए साइनाइड कितने हैं, 6। तो इसका मतलब है यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आएगी वो 2 आएगी प्लस की, है ना। तो 2 आने की वजह से इसका मतलब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 24। भाई यहाँ पर अगर निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या तो 2 आएगी। अभी ये सब बारी डिटेल में बताएंगे आपको। तो ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी। इसका मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, 26। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो अगर इसका परमाणु क्रमांक 24 हो गया तो 24 से 36 तक पहुंचने के लिए, है ना। अब इसका परमाणु क्रमांक, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आयरन के अंदर, अब आयरन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 24 हैं। तो 24 से 36 तक पहुंचने में इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 12 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये कितने लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा, एक लिगेंड एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 6 दूनी 12, 6 लिगेंड के साथ कंबाइंड हो जाएगा और अपना जो विन्यास है 24 से कहां तक पहुंचा लेगा, 36 तक पहुंचा लेगा, है ना। तो इसके जैसा विन्यास ये प्राप्त कर लेगा और ये भी क्या हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो देखिए इसमें सभी साझा करते हैं। तो कुछ अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और कुछ अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको डी ब्लॉक के तत्व ही उपसह संयोजन यौगिकों में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक होता है, सबसे मेन रीजन यही है आपका। अब इसके बाद मुझे आपसे डिस्कशन करना है कि संयोजक यौगिकों के प्रकार यानी उपसह संयोजक यौगिकों के प्रकार। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि सह संयोजक यौगिकों के प्रकार यानी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए सह संयोजक यौगिक जो होते हैं या संकुल यौगिक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर टाइप में बने हुए हैं कि सह संयोजक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, धनायनिक संकुल यौगिक। देखिए मैंने आपसे कहा कि संयोजन यौगिकों को संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट टाइप क्या है, धनायनिक संकुल यौगिक। आप पूरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो धनायनिक संकुल यौगिक, तो वे संकुल यौगिक जिनमें धनायन उपस्थित होता है या वे संकुल यौगिक जिनके समन्वय मंडल पर क्या होता है, धनायन उपस्थित होता है, धनायनिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं, है ना, कि वे संकुल यौगिक जिनके समन्वय मंडल पर या जिनमें धनायन उपस्थित होता है, धनायनिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, CONH3 टू द होल 6 2 प्लस यहां लगा हुआ है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल। यानी यहां पर मैंने धनायनिक संकुल यौगिक के 3 प्लस चार्ज, देखिए यहां पर 2 प्लस है, यहां पर 2 प्लस है और यहां पर 2 प्लस है। यानी ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, धनायनिक संकुल यौगिकों के, है ना। तो ये आपको याद रखना है, आसान सी डिफिनेशन है और ये उसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिए यहां पर नंबर 2 लिखा है कि ऋणायनिक संकुल यौगिक या ऋणायनिक उपसह संयोजन यौगिक। तो वे संकुल यौगिक जिनके समन्वय मंडल पर, है ना, जिनके समन्वय मंडल पर क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज, निगेटिव चार्ज उपस्थित होता है या ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है या ऋण आवेश उपस्थित होता है, वो ऋणायनिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। यानी वे संकुल यौगिक जिनमें ऋणायन उपस्थित होता है, ऋणायनिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। ये आपकी हो जाएगी डिफिनेशन। एग्जांपल देखिए सामने, एग्जांपल में देखिए FeCN टू द होल 6 4 माइनस लगा है, MnCN टू द होल 6 2 माइनस है, PtOH टू द होल 4 2 माइनस है। तो 3 एग्जांपल आपके ऋणायनिक वाले के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने लिख दिया है ऋणायनिक संकुल यौगिकों के, यानी निगेटिव चार्ज वाले संकुल यौगिक जिनके ऊपर माइनस लगा होगा। देखिए इसके आयन मंडल पर क्या है, इसके समन्वय मंडल पर देखिए -4 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है। तो इनमें समन्वय मंडल पर आपको क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज मिलेगा, है ना। तो ये हो जाएंगी। उसके बाद उदासीन संकुल यौगिक, तीसरा जो टाइप होगा वो आपका न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उदासीन संकुल यौगिक की परिभाषा क्या होगी, तो वे संकुल यौगिक जिनमें ना तो धनायन और ना ही ऋणायन उपस्थित होते हैं, उदासीन संकुल यौगिक कहलाते हैं। यानी ऐसे संकुल यौगिक या वे सह संयोजन यौगिक जिनमें ना तो धनायन और ना ही ऋणायन उपस्थित होते हैं, उदासीन संकुल यौगिक कहलाते हैं। ये बन जाएगी आपकी उदासीन संकुल यौगिक की डिफिनेशन। उसके एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखे हुए NiCU टू द होल 4 है और FeCU टू द होल 5 है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका कि संयोजक यौगिक क्या होते हैं,
है ना, उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने उनके टाइप हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन आज आपसे मैंने कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये संयोजन यौगिक के विषय में मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आई हुई होगी, है ना। अब देखिए, आप लोगों के लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।